आपको तो लग रहा होगा कि वक्फ बोर्ड वाले बिल पर एनडीए गठबंधन और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है। तेजस्वी यादव के पक्ष में जो जो बातें थी वो सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं, कहीं ना कहीं उससे तौबा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन लालू प्रसाद का एमवाई समीकरण टूटा नहीं। 2010 में कमजोर जरूर पड़ा लेकिन वो टूटा नहीं। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं भीतर की बात लेकर के। आपने सुना भी होगा कि तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी ताकत और राष्ट्रीय जनता दल की सबसे बड़ी ताकत है उनका एमओआई समीकरण। इस एमओआई समीकरण को बनाने के लिए लालू प्रसाद ने बहुत पापड़ बेले हैं। लालू प्रसाद ने इस एमओआई समीकरण को साधने के लिए राजनीति का वो हर दाव अपनाया और अंततः इस एमओआई समीकरण के आधार पर ही उन्होंने जो 15 साल बिहार की सत्ता चलाई वो सबको पता है। इसी एमओआई समीकरण की जो नाव है उसको पतवार तेजस्वी यादव के हाथ में दे करके लालू प्रसाद ने ये तय कर लिया था कि आने वाले समय में तेजस्वी यादव अपनी बुद्धि बल, उनके वोट बैंक और अपने युक्ति के हिसाब से उनको एक अच्छी टीम भी दी गई थी जिसके आधार पर वो आगे राजनीति में बेहतर करें। तेजस्वी यादव ने प्रयास भी किया और करने भी लगे थे, लेकिन इस बार यही एमओआई समीकरण जो है तेजस्वी यादव के राह में रोड़ा बनने वाला है। अब इसके मायने क्या हैं, क्या होगा और क्यों हम इस बात को कह रहे हैं, इसके पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं। आपको तो लग रहा होगा कि वक्फ बोर्ड वाले बिल पर एनडीए गठबंधन और सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घिरी हुई है। ये जो खास वर्ग है, मुस्लिम वर्ग, ये किसी भी हाल में एनडीए की तरफ स्विच नहीं करेगा। यादव वर्ग तो उनके साथ है ही। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को आखिर क्यों इससे घाटा हो सकता है, क्यों इसके रास्ते में रोड़ा बन सकता है, उसके पीछे की कहानी समझिए। कई ऐसे आधार हैं, बेस हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ ऐसा होना है जो बिल्कुल नया होगा। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव से पहले ही माई के साथ बाप भी जोड़ा था, आपको याद है ना, BAAP। इसका उन्होंने बाइफरकेट करके बताया भी था कि इस माई और बाप के आधार पर वो बिहार की सत्ता पर अपना कहा जाए तो सिक्का जमाएंगे और इसके लिए वो तैयारी भी शुरू कर चुके थे। आपने देखा भी होगा कि आज से 3 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए हैं वो तेजस्वी यादव के पक्ष में हुआ करते थे। तेजस्वी यादव के पक्ष में जो जो बातें थी वो सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखते हैं। मुख्यमंत्री के होड़ में सबसे आगे चल रहे थे, आज भी हैं, लेकिन वो ग्राफ जो 40 से ऊपर था वो घट करके नीचे आ गया है। कई सर्वे तो ऐसे आए हैं जो आज से 15 दिन 10 दिन पहले आए हैं, उन सर्वे ने तो बिल्कुल कहानी ही पलट दी है। तो आखिर इसके कारण क्या है और तेजस्वी यादव के समर्थक जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, आखिर वो क्या सोचते हैं और इसके पीछे का कारण क्या है? क्या तेजस्वी यादव इस लड़ाई में कमजोर पड़े हैं? कई ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के उनके नारों में, उनके भाषणों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां पूरा इंडिया गठबंधन के साथ यात्रा किए, उसके तुरंत बाद आखिर ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि तेजस्वी यादव को खुद निकलना पड़ा, और वो भी आधी अधूरी यात्रा। विपक्ष तो ये बार बार कहता है कि तेजस्वी यादव अपनी कोई भी यात्रा पूरी नहीं करते हैं, हर यात्रा में कहीं ना कहीं वो बीच में ही छोड़ करके अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। इस बार भी ये यात्रा तो शुरू हुई लेकिन बीच में ही छोड़ करके उनको आना पड़ा। अपनी रणनीति में भयंकर और कहा जाए तो एक अमूलचूल परिवर्तन करके, एक बड़ा बदलाव करके, कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के साथ तेजस्वी यादव ने इस बार 2025 के चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू की थी। इस तैयारी को शुरू करने के साथ साथ तेजस्वी यादव ने एक नया फॉर्मूला भी सेट किया था, माई और बाप का। लेकिन इस फॉर्मूले में सेंधमारी हो चुकी है। इस फॉर्मूले में कुछ हद तक जहां प्रशांत किशोर सेंधमारी कर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी अब बिहार में अपना डेरा जमा चुके हैं। और खास करके जो तेजस्वी यादव और कांग्रेस का आधार वोट बैंक था, मुस्लिम वोट बैंक, जिसको लेकर के ये पूरा आशान्वित थे कि अब ये हमसे कहीं अलग नहीं जाएगा, उस वोट बैंक पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती जा रही है। कितना सफल होंगे ये 2020 के चुनाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2020 के चुनाव में ओवैसी ने तेजस्वी यादव के रास्ते में रोड़ा अटका दिया था। एक बार फिर से लालू का जो एमओआई समीकरण है, चुनाव से पहले
कहीं ना कहीं उससे तौबा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उनको पता है कि ये मुस्लिम समाज जो है वो बार बार ये कह रहा है कि हमारे वोट तो आप लेते हैं, लेकिन हमें देते क्या हैं आप। इस बात को लेकर के मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध जो लोग हैं वो अपने लिए एक अलग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और वो स्ट्रेटजी कहां तक जाएगी चुनाव के समय तक, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हालांकि लालू प्रसाद का बनाया ये MOI समीकरण तोड़ना बड़ा मुश्किल था। नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को फुल सपोर्ट किया कि वो MOI समीकरण को तोड़ लें, लेकिन लालू प्रसाद का MOI समीकरण टूटा नहीं। 2010 में कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन वो टूटा नहीं। उसके बाद भी नीतीश कुमार को जब 2013 में जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद के सपोर्ट से ही उनको सरकार चलाने का मौका मिला था। इन सभी बातों को लेकर के अब जो आइडिया की चोरी का बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, इस आइडिया की चोरी से कोई खास फायदा उनको होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार हैं, उन्होंने लगातार घोषणाएं की हैं। अब तक 2 दर्जन के आसपास ऐसी घोषणाएं कर चुके हैं जिसमें हर वर्ग को, जो छूटे फटके वर्ग थे, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, उनको भी उन्होंने उनका मानदेय बढ़ा करके, उनका पारिश्रमिक बढ़ा करके, और उनको भी एक गिफ्ट दे दिया है चुनाव से पहले। इसके साथ साथ 1 करोड़ युवाओं को अपनी तरफ लाने के लिए रोजगार और नौकरी की बात उन्होंने कर ही दी है। महिलाओं को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए उन्होंने 10,000 रुपया रोजगार खड़ा करने के लिए देने का वादा किया, 2 लाख रुपए तक और भी देने की वादा कर लिया है। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं लोहा से लोहा काटने की तैयारी इस बार शुरू हो चुकी है। MOI समीकरण में सेंधमारी करने के लिए ओवैसी और प्रशांत किशोर, ये दोनों अपनी अपनी हिसाब से तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर के साथ भी आप मुसलमानों की एक बड़ी फौज देखेंगे। अंत में चुनाव के समय में क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन चुनाव से बिल्कुल अलग अंदाज में लड़ने की तैयारी तेजस्वी यादव ने भी कर ली है। एक तरफ जहां आपने देखा होगा कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के सबसे बड़ा जो विवाद है वो फैल गया है, और इसको लेकर के कोई कह रहा है कि यदि जरूरत पड़ी तो मैं 243 पर लड़ूंगा। ये बात तेजस्वी यादव के खेमे से भी आ गया है, और कांग्रेस तो ऑलरेडी तैयारी कर ही रही है। कांग्रेस का CWC का अधिवेशन चल रहा है। इस अधिवेशन में भी एक बार राहुल गांधी, उनकी टीम ने नहीं कहा है, अखिलेश सिंह को छोड़ करके कोई भी ये कहने के लिए, मानने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार चेहरा होंगे। राहुल गांधी ने तो इस बात को पूरी तरह से, एक तरह समझिए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, और ऐसा देख करके लगता है कि राहुल गांधी 2025 के साथ साथ 2029 की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में लगभग 80 वर्षों के बाद कांग्रेस का अधिवेशन होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि बिहार को कितना नोटिस कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन ये नोटिस और फोकस 2025 के साथ साथ 2029 को लेकर के भी है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी को भी अंदाजा हो गया है कि तेजस्वी यादव जो हैं वो अब MOI समीकरण को अपने तरफ रख करके, मजबूती से जोड़ करके, इंटैक्ट रख करके नहीं चल सकते हैं। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने नए समीकरण पर काम करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में 2024 में, लोकसभा के चुनाव में, उन्होंने कुशवाहा समाज को अपनी तरफ आकृष्ट करने की कोशिश की। दलित समाज को उन्होंने विशेष तरजीह दी, हालांकि ये भी उनको उल्टा ही पड़ गया। इसके अलावा लालू की शैली पर चलते तो हैं, लेकिन लोगों को यह बताते हैं कि लालू शैली से बिल्कुल अलग है उनकी शैली। ये 2 तरह की रणनीति और राजनीति आखिर तेजस्वी यादव कर क्यों रहे हैं? या तो लालू की शैली से वो इत्तेफाक रखें, लालू की शैली पर काम करें, या फिर उनको चाहिए कि लालू शैली से बिल्कुल अलग करें। 2019 में उन्होंने प्रयास किया था, जिसका दंश उनको झेलना पड़ा, और यह बात उनको अच्छी तरह से पता भी है। इन सभी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चुनाव में अलग अंदाज से लड़ने की तैयारी वो कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर अन्य पॉइंट्स की बात करें तो नीतीश को लेकर के मोदी और शाह पर वो निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव नीतीश को छोड़ करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे की भी कहानी आपको समझनी होगी। उनको पता है कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से वो नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने तो ये तय कर लिया है कि अब आने वाला जो चुनाव है, कई बार नीतीश कुमार ने कह भी दिया है कि अब आने वाला जो उनकी राजनीति का समय होगा वो एनडीए के साथ ही समाप्त होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। तो यहां भी रास्ता उनके लिए लगभग बंद ही है। एक हर्डल तो यहां भी खड़ा है उनके साथ।
परिस्थितियां क्या कर सकती हैं ये तो आप जानते ही हैं, और कब कहां राजनीति दिशा बदल दे, करवट बदल दे, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन विकास, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन सभी पर नीतीश कुमार को घेरने की जगह चुनाव बिहार में हो रहा है और तेजस्वी यादव घेर रहे हैं केंद्र को। उनका अभी भी मानना यह है कि केंद्र की राजनीति के चलते बिहार पिछड़ रहा है, जबकि आपने देखा भी होगा कि केंद्र ने नीतीश कुमार जब संतुष्ट हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं, और वो जब संतुष्ट हैं कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने बिहार को बहुत कुछ दिया है, और देखने में भी मिल रहा है कि कदम से कदम मिला करके केंद्र की सरकार बिहार के साथ चल रही है। तेजस्वी सहित आरजेडी देश में दशा और दिशा तय करने के साथ ये चुनाव एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, ये तेजस्वी यादव के लिए भी और बिहार के लिए भी। इस चुनाव में एक नई रणनीति के साथ, नए सोच के साथ वोटर वोट देने के लिए तैयारी कर रहा है। इस बार बिहार का ये युग परिवर्तन वाला चुनाव हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आप समझिए कि यहां से बिहार के 20 साल की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। तेजस्वी यादव का भविष्य 2010 में लालू प्रसाद का हुआ था उस तरह का होगा। जो आंकड़े कुछ नए आए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपनी आधी सीटें जो 2020 में जीते थे वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उसकी आधी भी सीटें उनको नहीं आएगी। इसका आधार क्या है, बेस क्या है, ये सभी आपने देखा होगा, अलग अलग मीडिया चैनल्स और सर्वे एजेंसियों ने अपनी बातों को रखा है, बताया है क्यों ऐसा होगा। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनता का मूड कैसे चेंज किया जा सकता है, उस जनता का जिस जनता को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने इतना सब कुछ दे दिया है कि वो उससे इतना ज्यादा उसमें खो गया है कि उसको याद ही नहीं है कि कोई दूसरा भी है। नीतीश के माया जाल में पूरी तरह से बिहार की हर वर्ग, हर जनता को फंसा लिया है। इतनी सारी योजनाएं, इतनी सारी सौगात, इतने सारे तोहफे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों ने मिलकर के बिहार को दिया है। लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, और जिससे भी बात कीजिए, खास करके आपने देखा भी होगा कि अलग अलग मीडिया चैनल्स घूम करके आप आइए तो सभी लोगों का, आम जनता का यह मानना है कि नीतीश ने बहुत कुछ दिया है, और इसको लेकर के लोग एक बार फिर से अपना मन मिजाज बदल सकते हैं। जनता का मूड और इसके साथ साथ जो बिहार का परिणाम होगा वो इस देश के साथ साथ बिहार का आने वाले 20 साल 25 साल की राजनीति को तय करेगा। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए, जब शताब्दी वर्ष हम मना रहे होंगे तो बिहार उसका एक अहम हिस्सा होगा, और विकसित बिहार की कल्पना के साथ जो वर्तमान सरकार है वो आगे चल रही है, और यूथ भी इसको कनेक्ट हो रहा है। यूथ भी इस बात को लेकर के सोच रहा है कि अब आगे किस तरह की रणनीति और राजनीति होनी चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी उम्मीदें थी। तेजस्वी को लेकर के यूथ जो है ये सोच रहा था कि तेजस्वी एक नई राजनीति और नई रणनीति के साथ बिहार में एक नया सवेरा लेकर के आएंगे, कुछ नए आइडियाज उनके पास होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव इतना ना अपने परिवार, पार्टी और अपने ही जाल में उलझ गए हैं कि तेजस्वी यादव के लिए जगह जगह पर रोड़ा, अवरोध उनको रोक रहा है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस जाल से कैसे निकलते हैं। एक तो उनका जो स्वाभाविक जाल है उनके विरोधी, और दूसरा उनके परिवार का माया जाल। दोनों ही तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं पैर में बेड़ी, पैकड़ बांध करके रोक रहा है। आने वाला चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आपको हमने बताया भी था, और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी पंचनामा के माध्यम से जब दिल्ली से लौट करके आए थे तो उन्होंने कहा था, अमित शाह से जब मीटिंग हुई थी बिहार के पत्रकारों की, तब भी यह बात मैंने कहा था आपको, बिहार में एक नए सोच के साथ, नए परिवर्तन के साथ, नई आइडिया के साथ एनडीए गठबंधन बिहार में लॉन्च कर रहा है, और वो शुरुआत हो चुकी है। इतनी सारी योजनाएं, इतने सारे सौगात और इतने सारे गिफ्ट के बाद जिन जिन बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने घेरने की कोशिश की, वो सारे विवाद, सारी समस्याएं समाप्त करके एनडीए गठबंधन अब चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहा है। तेजस्वी यादव कैसे निपटेंगे, उनके लोग कैसे तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।